और वेलकम हमारे सभी स्टूडेंट्स को। आज की इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं जो खास तौर पर उन लर्नर्स के लिए है जो यूपी टेट की जी जान से तैयारी कर रहे हैं। मैं हूं ज्योति और मेरे साथ है नरेश सर। सर, आज का हमारा मिशन क्लियर है, यूपी टेट में सक्सेस की मास्टर चाबी ढूंढना, है ना? बिल्कुल ज्योति। और सभी लर्नर्स का स्वागत है इस बेहद खास सेशन में। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आपकी तैयारी का पूरा डायरेक्शन बदल सकती है। एकदम सर, मतलब यूपी टेट का सिलेबस देखकर कई बार स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, पर आज हम जो मास्टर चाबी लाए हैं वो सच में गेम चेंजर होने वाली है। सही कहा। तो चलो अब ज्योति हमारी पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, स्क्रीन पर ध्यान दो। हाँ, अ, इस स्क्रीन पर ध्यान दो। हाँ, ये 3D विजुअल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो चमकता हुआ गोल्डन ओम है ना, और उसके साथ ये जो एंशिएंट किताबें और एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है, ये डीप ज्ञान और गहरी एनालिसिस का प्रतीक है। ओह अच्छा। हाँ, अब इसके कंटेंट को समझते हैं। यूपी टेट में संस्कृत और हिंदी दोनों मिलकर सीधे 60 मार्क्स पक्के करते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ओके। इसको थोड़ा अनपैक करते हैं नरेश सर। मतलब क्या सच में संस्कृत पढ़ने से हिंदी की ग्रामर अपने आप आसान हो जाती है? अरे बिल्कुल ज्योति, अगर आपकी संस्कृत ग्रामर स्ट्रांग है तो हिंदी ग्रामर तो अपने आप कवर हो जाएगी, क्योंकि हिंदी की नींव ही संस्कृत है। देखो, 150 में से 90 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, और संस्कृत इस टारगेट तक पहुंचने का सबसे सॉलिड रास्ता है। आज हम उन 3 महानायकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस भाषा को इतना साइंटिफिक बनाया। वेट सर, यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है नीचे। हाँ, और हमारे स्टूडेंट्स को ये अलर्ट एकदम लॉक कर लेना चाहिए। एग्जाम के लिए याद रखें कि संस्कृत के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो सीधे आपकी मेरिट को बूस्ट करते हैं। इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सही बात है, मेरिट में एक एक नंबर जरूरी है। तो चलो अब ज्योति नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये व्याकरण की फैक्ट्री वाली स्लाइड है। वाओ, ये 3D गोल्डन फैक्ट्री मशीन सच में घूम रही है। हाँ, इस विजुअल में ध्यान से देखो ज्योति। इस 3D फैक्ट्री मशीन के अंदर एक तरफ से कच्चे पत्थर यानी रॉ स्टोन्स अंदर जा रहे हैं और दूसरी तरफ से पॉलिश होकर एकदम चमकते हुए गोल्डन क्यूब्स बाहर आ रहे हैं। ये मेटाफर तो बहुत प्यारा है, पर सर इसका ग्रामर से क्या कनेक्शन? कनेक्शन इसके नाम में ही है। अगर हम व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद करें तो वो बनता है वी प्लस आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय। तो नरेश सर, इस सब का एक्चुअल मतलब क्या है? इसे इस फैक्ट्री के विजुअल से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि व्याकरण की परिभाषा ही है शब्दों की शुद्धिकरण। जैसे एक फैक्ट्री कच्चे माल को पॉलिश करती है, ठीक वैसे ही व्याकरण आम बोलचाल की भाषा को शुद्ध और पॉलिश्ड बनाता है। इसकी इसी साइंटिफिक अप्रोच की वजह से इसे शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी कहते हैं। सर, मुझे स्लाइड पर वापस एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। गुड कैच ज्योति। हमारे लर्नर्स को वार्न कर दूं कि एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि व्याकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही उत्तर है शब्दशास्त्र या पदशास्त्र। नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, शब्दशास्त्र या पदशास्त्र। चलो अब ज्योति इस पिलर वाली स्लाइड को देखते हैं जहां व्याकरण के तीनों पिलर्स दिखाए गए हैं। ये एंशिएंट पिलर्स काफी ग्रैंड लग रहे हैं सर। हाँ, विजुअल को देखो। यहाँ इन एंशिएंट पिलर्स पर एक बड़ा सा चमकता हुआ गोल्डन ग्लोब टिका हुआ है। ये दिखाता है कि पूरी ग्रामर का भार इन्हीं महान पिलर्स पर है। तो ये पिलर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये पूरी संस्कृत ग्रामर 3 महान ऋषियों के चिंतन पर टिकी है ज्योति। इन्हें हम आदर से त्रिमुनि कहते हैं। इनके नाम हैं महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, जिन्हें वररुचि भी कहते हैं, और महर्षि पतंजलि। एक छोटा सा डाउट है मेरा। जी। सर, क्या ये तीनों एक ही समय में थे और किसी टीम या दोस्तों की तरह मिलकर काम करते थे? नहीं नहीं ज्योति, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये तीनों समकालीन बिल्कुल नहीं थे। इनके जीवन काल के बीच में सैकड़ों सालों का अंतर था। ये सेंचुरीज अपार्ट थे। ओह, मतलब एक के बाद एक आए। हाँ बिल्कुल, एक रिले रेस की तरह। एक ने नींव रखी, दूसरे ने बढ़ाया। सर, मुझे यहाँ साइड में फिर से वो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख गया है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है। तो लर्नर्स ध्यान रखें, इन तीनों के अलावा कोई भी नाम आए, जैसे भट्टोजी दीक्षित, तो वो त्रिमुनि नहीं है। गॉट इट। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, बस यही 3 हैं? हाँ, सही पकड़ा। चलो अब ज्योति फाउंडेशन स्लाइड देखते हैं, जो हमारे पहले मुनि पर बेस्ड है। ये 3D विजुअल में एक गोल्डन पेन हवा में घूम रहा है ना? हाँ ज्योति,
देखो, एक गोल्डन पेन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट पर लगातार लिख रहा है और उसके आसपास हवा में चमकते हुए संस्कृत के अक्षर घूम रहे हैं। ये महर्षि पाणिनि का विजुअल है। इन्होंने ही सबसे पहला बेस बनाया था ना? बिल्कुल। पाणिनि ने सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। उन्होंने पूरी ग्रामर को बहुत छोटे-छोटे और सटीक नियमों में पिरोया। उन कॉम्प्लेक्स नियमों को हम सूत्र कहते हैं या फॉर्मूलाज भी कह सकते हैं। यहाँ पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है नरेश सर। एक किताब में पूरी ग्रामर के फॉर्मूलेज। सर, इस किताब में टोटल कितने सूत्र हैं? इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं ज्योति। अगर सटीक नंबर की बात करें तो एग्जैक्ट 3978 सूत्र हैं। और क्योंकि उन्होंने ये सूत्र लिखे, इसीलिए इन्हें सूत्रकार कहा गया। सर, यहाँ कॉर्नर में रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। स्टूडेंट्स अपने दिमाग में लॉक कर लें। व्याकरण शास्त्र के सूत्रकार कौन है? सही उत्तर है महर्षि पाणिनि। एकदम क्लियर। सूत्रकार यानी पाणिनि। चलो अब ज्योति इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर वाली नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये अष्टाध्यायी का गणित समझाएगी। ये बिल्डिंग कैसी है सर? ये मंदिर जैसी लग रही है। हाँ, ये एक 8 मंजिला यानी 8 स्टोरी एंशिएंट गोल्डन टेम्पल का 3D विजुअल है। और इसमें ध्यान से देखोगे तो हर फ्लोर में 4 छोटे हिस्से या सेक्शंस बने हुए हैं। तो इस 8x4 के डिजाइन का अष्टाध्यायी से क्या कनेक्शन है? अष्टाध्यायी का मतलब ही होता है 8 अध्यायों वाली पुस्तक। और इसके हर एक अध्याय के अंदर 4 छोटे भाग हैं जिन्हें हम पादा कहते हैं। सर, मेरा एक डाउट है। इस पूरी किताब को ऐसे चैप्टर्स और पदास की मैथमेटिकल ग्रिड में क्यों तोड़ा गया? ताकि इसे याद रखना आसान हो सके। ज्योति देखो, 8 मेन अध्याय मल्टीप्लाइड बाय 4 पदा इक्वल टू टोटल 32 पादा। प्राचीन काल में जब किताबें इजीली अवेलेबल नहीं थीं, तो इस फिक्स्ड मेमोरी स्ट्रक्चर से हजारों सूत्रों को याद रखना आसान हो जाता था। ओह वाओ! मैं यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देख सकती हूँ सर। एग्जाम पॉइंट सेट कर लीजिए लर्नर्स। अष्टाध्यायी में कुल कितने पादा हैं? इसका सही उत्तर है 32 पादा। 32 पदास। 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। सिंपल मैथ। बिल्कुल। चलो अब ज्योति इस फिलोसफिकल स्लाइड पर चलते हैं जहां वृद्धि से परमात्मा तक का सफर है। ये तराजू जैसा क्या रखा है स्लाइड पर? हाँ, ये गोल्डन वेइंग स्केल या तराजू है ज्योति। इसके एक पल्ले में हरे रंग का जेम रखा है जो लगातार ग्रोथ दिखाता है, और दूसरे पल्ले में एक चमकता हुआ डायमंड रखा है जो एब्सोल्यूट प्योरिटी दिखाता है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत गहरा लग रहा है। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ज्योति, अष्टाध्यायी का जो सबसे पहला सूत्र है वो है वृद्धिरादाइच, जिसका मतलब है कि पाणिनि चाहते थे कि स्टूडेंट्स के ज्ञान में लगातार वृद्धि यानी ग्रोथ हो। और इसका आखिरी सूत्र क्या है सर? आखिरी सूत्र बहुत ही छोटा है, वो है सिर्फ आ। वेट, रियली? सिर्फ आ पर क्यों खत्म किया पूरे ग्रंथ को? क्योंकि आ अक्षर को ओम या ईश्वर का प्रतीक माना जाता है ज्योति। यानी एक इतने विशाल ग्रंथ का समापन ईश्वर के पवित्र नाम से होता है। इसीलिए पहले ग्रोथ है और आखिर में एब्सोल्यूट डायमंड जैसी प्योरिटी। सर, यहाँ नीचे रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स मुझे क्लियरली दिख रहा है। सभी लर्नर्स इसे डीपली एम्फसाइज कर लें। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादाइच और अंतिम सूत्र आ। इसे एकदम रट लो, एग्जाम में ये जरूर आता है। वृद्धिरादाइच और आ। गॉट इट? चलो अब ज्योति कमियां दूर करने वाली स्लाइड देखते हैं जहां महर्षि कात्यायन की बात होगी। ये स्लाइड तो किसी पुरानी लेबोरेटरी जैसी लग रही है। सही पकड़ा। इस 3D विजुअल में एक एंशिएंट पेपर है, पास में एक इंक पॉट रखी है और एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है। ये टेक्स्ट पर रिसर्च और गहरी एनालिसिस को दर्शाता है। अच्छा, तो कात्यायन जी ने रिसर्च की थी। हाँ, देखो समय के साथ भाषा बदली और नए शब्द आए। कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों पर उसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह गहराई से रिसर्च किया। तो यहाँ एक सीरियस डाउट आता है नरेश सर। अगर पाणिनि इतने महान थे तो क्या उन्होंने अपने ग्रंथ में गलतियां की थी जिसे कात्यायन को ठीक करना पड़ा? अरे नहीं, गलतियां बिल्कुल नहीं थी। उनका फाउंडेशन एकदम परफेक्ट था। बस जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी तो जो नए शब्द आए या जो बातें छूट गई थी, उन्हें पूरा करने के लिए कात्यायन ने सप्लीमेंट्री रूल्स लिखे। इन्हें हम वार्तिक कहते हैं। ओ, समझ गई। मतलब एक नया अपडेट पैच रिलीज किया भाषा के लिए। बिल्कुल। और क्योंकि उन्होंने वार्तिक लिखे, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा गया। रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख गया मुझे स्लाइड पे। तो लर्नर्स ये कंफर्म कर लें, व्याकरण शास्त्र के वार्तिककार कौन हैं? और आपका सही उत्तर होगा महर्षि कात्यायन। ओके, वार्तिककार कात्यायन। नेक्स्ट मुनि कौन है सर? चलो अब ज्योति इस चमकते हुए कलाश वाली स्लाइड देखते हैं। ये कात्यायन के ही दूसरे रूप को दर्शाती है। ये गोल्डन कलश तो बहुत सुंदर लग रहा है।
ये एक गोल्डन चैलिस या प्याला है। इसमें देखो रिफाइंड गोल्डन स्टोन्स और कुछ ग्लोइंग लिक्विड गिर रहा है। ये किसी आम चीज का नहीं, बल्कि प्योर और सुपीरियर इंटेलेक्ट का मेटाफर है। तो इसका रिलेशन वरारुचि नाम से कैसे है? मैं समझाता हूँ। वरारुचि शब्द का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वर का मतलब होता है श्रेष्ठ यानी सुपीरियर, और रुचि का मतलब होता है पसंद या टेस्ट। तो क्या इन्हें खाने पीने में आम चीजें पसंद नहीं थी? हाँ, यहाँ पर रुचि खाने पीने की नहीं बल्कि मानसिक रुचि है ज्योति। इनकी रुचि ऑर्डिनरी चीजों में नहीं थी, बल्कि महान शास्त्रों और गहरे चिंतन में इनका इंटरेस्ट सबसे सुपीरियर था। उन्होंने पाणिनि के 4000 कठिन सूत्रों को डीपली समझने का इंटेलेक्चुअल टास्क उठाया था। वाओ, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सुपीरियर मेंटल टेस्ट। सर, यहाँ भी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। और ये अलर्ट बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में फ्लैश होता है ज्योति। एग्जाम में आएगा कि कात्यायन का अपरा यानी दूसरा नाम क्या है। इसका उत्तर है वराह रुचि। कात्यायन और वराह रुचि एक ही व्यक्ति हैं। चलो, अब ज्योति इस ग्रैंड प्रोफेसर वाली स्लाइड देखते हैं। ये हमारे तीसरे पिलर की है। यहाँ तो एक बहुत बड़ी एंशिएंट किताब खुली हुई है सर। हाँ ज्योति, ये एक जायंट खुली हुई एंशिएंट किताब है जिसे हम महाभाषा कहते हैं। और उस किताब के ठीक ऊपर हवा में चमकते हुए स्केल्स ऑफ जस्टिस यानी बैलेंस का 3D विजुअल है। ये बैलेंस किस लिए है सर? अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना ज्योति, हाँ। तो पतंजलि ने पाणिनि के कॉम्प्लेक्स सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकोण दोनों को एक साथ लाकर बहुत परफेक्टली बैलेंस किया और उन्हें डिटेल में आम लोगों को समझाया। इस विशाल और हैवी ग्रंथ को ही महाभाषा कहते हैं। लेकिन क्या महाभाष्य उन दोनों के काम की सिर्फ एक समरी है? समरी बोलना बहुत गलत होगा। ये एक प्रॉपर भाष्य है, यानी एक बहुत डिटेल्ड कमेंट्री जहां हर लॉजिक को खोला गया है। इसी विशाल कमेंट्री के कारण इन्हें भाष्यकार की उपाधि मिली। ये व्याकरण के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। सर, मुझे कॉर्नर में रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स नोटिस हो रहा है। तो लर्नर्स के लिए हम एक और पॉइंट सेट कर देते हैं। व्याकरण के भाष्यकार कौन हैं, इसका सही उत्तर बिना किसी डाउट के महर्षि पतंजलि है। भाष्यकार पतंजलि, ग्रेट। चलो अब ज्योति इस टाइम चैलेंज वाली स्लाइड देखते हैं जो महाभाष्य की इंटरनल स्ट्रक्चर बताती है। ये विजुअल में एक गोल्डन आवर ग्लास, कैलेंडर और एक सनडायल दिख रहा है सर। हाँ ज्योति, ये तीनों चीजें वक्त और पढ़ाई की गहरी प्लानिंग को दर्शाती हैं। पर एक ग्रामर की किताब में टाइम मैनेजमेंट का क्या लॉजिक है? देखो, संस्कृत में अहन का अर्थ होता है दिन, और एक दिन में जितना टेक्स्ट या लेसन पढ़ा जा सके उसे अहनिक कहा गया है। वेट, सो ये तो एक एंशिएंट 84 डे क्रैश कोर्स जैसा लग रहा है। क्या सच में ऐसे लोग 84 डेज में पूरा कर लेते थे? एकदम सच है। महाभाष्य को किसी आम चैप्टर्स में नहीं बल्कि 84 आनेकों में बांटा गया है। और प्राचीन काल में जो हाईली डेडिकेटेड विद्वान छात्र होते थे, वो हर रोज एक आनेक पढ़कर स्ट्रिक्टली 84 दिन में इस पूरे ग्रंथ को मास्टर कर लेते थे। माइंड ब्लोइंग, एक फिक्स टाइमलाइन ऑफ मास्टरी। सर, यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। सभी लर्नर्स अपना फोकस यहाँ लाएं। महाभाष्य को किस में विभक्त किया गया है? सही उत्तर है आनेकों में, और इसमें कुल 84 आनेक हैं। ये फिगर याद रखना है। 84 आनेक, डन। चलो अब ज्योति गुरु शिष्य परंपरा की इस नई स्लाइड को देखते हैं। यहाँ 2 क्राउन्स रखे हैं, एक रेड वेलवेट कुशन पर। सही देख रही हो। इसमें एक बड़ा मुकुट है जो गुरु के लिए है और एक छोटा मुकुट है जो उनके शिष्य के लिए है। ये किन 2 लोगों की बात हो रही है सर? त्रिमुनि के बाद जो नई सोसाइटी आई उसमें एक महान गुरु हुए भट्टोजी दीक्षित। उन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी और इसीलिए उन्हें वृत्तिकर कहते हैं। उनकी किताब का नाम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी था। और उनके ठीक बाद उनके शिष्य आचार्य वरदराज आए। आचार्य वरदराज की किताब कौन सी थी? उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, जो आज तक बच्चों को व्याकरण सिखाने के काम आती है। एक बात बताएं सर। हाँ जी। अगर ये दोनों इतने फेमस थे और इतना बड़ा काम किया तो इन्हें त्रिमुनि में क्यों नहीं रखा गया? इन्हें भी तो इंक्लूड कर सकते थे ना? लॉजिक समझो ज्योति, त्रिमुनि का क्लब बहुत एक्सक्लूसिव है। ये सिर्फ उन ओरिजिनल फाउंडेशन वाले 3 मुनियों के लिए है जिन्होंने कोर सिस्टम बनाया। भट्टोजी दीक्षित और वरदराज उनके बाद आए और उन्होंने बस उनके बनाए हुए सिस्टम को आसान भाषा में आगे बढ़ाया। ओरिजिनल क्रिएटर्स वही 3 थे। गॉट इट। सर, एक बहुत बड़ा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स प्रोमिनेंटली ब्लिंक कर रहा है। मैं स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ, भट्टोजी दीक्षित को कभी भी त्रिमुनि में नहीं गिना जाता। वो सिर्फ व्याकरण के वृत्तिकार हैं। इस फंदे में नहीं फंसना है एग्जाम में। वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित त्रिमुनि नहीं है,
Clearly noted. चलो अब ज्योति इस सेशन की आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मास्टर समरी स्लाइड देखते हैं। ये 3D गियर्स काफी कूल लग रहे हैं। तीनों आपस में फंसे हुए हैं। हाँ ज्योति, ये 3 इंटरलॉकिंग गोल्डन गियर्स की तरह हैं। इन पर पा, वा और जा लिखा है और ये एक विशाल मशीन की तरह परफेक्ट सिंक में घूम रहे हैं। पा, वा, जा, ये वही 3 ऋषि है ना? बिल्कुल। इस मास्टर समरी को अपने दिमाग में छाप लो। पा से पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी और सूत्रकार कहलाए। वा से वरारुचि यानी कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक लिखा और वार्तिककार बने। और जा से पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा और भाष्यकार कहलाए। सर, एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए अगर स्टूडेंट्स सिर्फ ये एक स्लाइड याद रखें तो चलेगा ना? मैं गारंटी से कहता हूं ज्योति कि ये स्लाइड संस्कृत का अचूक आधार है। इसे याद रखने से आपके एग्जाम में 1 से 2 अंक एकदम पक्के हैं, क्योंकि ये तीनों गियर मिलकर ही पूरी व्याकरण मशीन को चलाते हैं। और इस आखिरी स्लाइड पर आखिरी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। मेरा फाइनल पंच इस डीप डाइव के लिए यही है। सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार, बस इन्हीं तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। इसे भूलना नहीं है। ये तो परमानेंटली सेट हो गया दिमाग में। ये कितनी कमाल की बात है ज्योति कि इन ऋषियों ने सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के इतने मैथमेटिकल और फॉर्मूला बेस्ड सूत्र बनाए। बिल्कुल सर। सोचो कि क्या आज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्हीं प्राचीन सूत्रों के लॉजिक से प्रेरित नहीं लगती? हमारे लर्नर्स को सीरियसली सोचना चाहिए कि इनकी मानसिक शक्ति क्या आज के एडवांस्ड एआई से कम थी क्या? मेरा मानना है कि वो उस दौर के सुपर कंप्यूटर्स थे। मैं इस थॉट से पूरी तरह अग्री करती हूँ नरेश सर। और मैं स्टूडेंट से भी कहूंगी कि जब आप ये सूत्र याद करें तो उस एंशिएंट जीनियस को जरूर फील करें। ये सिर्फ मार्क्स नहीं लाएगा, बल्कि आपका पढ़ने का फोकस कंप्लीटली बदल देगा। इस जबरदस्त डीप डाइव को आज यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और उनके एटम्स तक ब्रेक डाउन करने वाले सेशंस में हम आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए और एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। कीप एक्सप्लोरिंग। हेलो और वेलकम हमारे सब